हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केम क्लास में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ने प्रीवियस 3 लेक्चर्स जो हैं वो देख चुके हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो चैनल पे प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी एक पिछली वीडियो से रिलेटेड है। तो पहले तो मैं बता देती हूँ कि आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है हमारे लिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम आज डिराइव करेंगे फॉर्मूला, किस तरीके से हम रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है हमारे पास हाफ लाइफ। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जो इक्वेशन हम देखने जा रहे हैं वो है हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अगर आप सभी को याद है तो हमने जो पहला लेक्चर स्टडी किया था उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन जब हम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो उस दौरान हम स्मॉल चेंजेस को जब हम सम अप करके इंक्लूड करते हैं तो हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के हिसाब से ले, एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है और हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है। सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल मतलब स्मॉल चेंज, छोटा चेंज जो हो रहा है रिएक्शन के अंदर। तो रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज -dr/dt, बिकॉज रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ साथ कम हो रहा है। अब इसी को अगर हम इसी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हम रेट लॉ के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो रेट लॉ क्या कहता है दैट रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसमें कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट जो है वो हमारा होता है, एंड दैट एक्सपोनेंट इज़ योर ऑर्डर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा जो एक्सपोनेंट है वो स्टूडेंट्स हो जाएगा ज़ीरो। यानी ये जो ज़ीरो हमने लिखा है यही है हमारा ऑर्डर, और इस केस में हमारे पास जो हम ऑर्डर कंसिडर कर रहे हैं वो है ज़ीरो। अब पॉइंट ये है समझने का कि यहाँ पर ये जो दोनों ही इक्वेशंस हमने लिखी है, इक्वेशन नंबर 1 एज वेल एज इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों ही हमें एक ही चीज़ का रिलेशनशिप बताती है, एक ही चीज़ की वैल्यू दे रही है, और वो है हमारा रेट ऑफ द इक्वेशन। यानी कि अगर हम दोनों ही इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास -dr/dt becomes equivalent to k r raised to the power 0। और जब हम किसी भी एक्सपोनेंट का या किसी भी टर्म की कोई भी एक्सपोनेंट 0 होता है, दैट मीन्स एनीथिंग रेस्ड टू द पावर 0 इज इक्विवेलेंट टू 1। हमारे पास -dr/dt इज इक्विवेलेंट टू k मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, अब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है -dr/dt equivalent to k. So our next step is where you have to integrate the equation. So सबसे पहले तो हम रीअरेंजमेंट करेंगे इक्वेशन का, तो हमें मिलेगा -dr equals to k d into t. सो नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रल का साइन हम ऐड ऑन करेंगे। इंटीग्रल के साइन में हमें इधर एक इंटीग्रल मिलेगा और इधर एक इंटीग्रल मिलेगा। k बीइंग अ कांस्टेंट हमारी इक्वेशन के बाहर आ जाएगा वो, एंड यू विल गेट dt, एंड ओवर हियर यू विल हैव dr। अब यहाँ पर हम लगाएंगे हमारे इंटीग्रल के फॉर्मूले को। तो व्हेन यू हैव 1 डॉट dx, तो उसका इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स x।
वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी. वी विल हैव R इक्विवेलेंट टू K इंटू T. और एक और चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों के साथ एक माइनस का साइन जो है वो भी चल रहा है, बिकॉज यू हैड माइनस dr/dt. अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ से आप दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं. पहला तो है कि जब आप लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर दें. दूसरा है बाय यूजिंग द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. यानी जब हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया है विच इज़ द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. C इज़ द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. ठीक है. अब इस कांस्टेंट की हमें वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट होगी कि जब हम इनिशियल कंडीशंस लेते हैं तब हमारे पास टाइम की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स 0 है. टाइम की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, आप वो देखिए एक बारी. जब आपका टाइम 0 है यानी आपने अपने रिएक्शन को अभी तक शुरू नहीं किया है, आप सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर ही प्रेजेंट है. यानी व्हेन टाइम इज इक्विवेलेंट टू 0, द अमाउंट दैट इज़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की वहाँ पर बात हो रही है. ठीक है. जब टाइम t तक हमने रिएक्शन को कर लिया है तो हमारे रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो r बची है. दैट इज़ द फाइनल अमाउंट, ऑल्सो कॉल्ड एज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. ये जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के लिए ही लिख रहे हैं. प्रोडक्ट के बारे में हम कोई डिस्कशन जो है वो यहाँ पर नहीं करें, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि रेट लॉ ही ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर ही लिमिटेड रहिए तो आप रेट के बारे में इजीली बता पाएंगे. यानी जब टाइम 0 है तो हमारी जो R है दैट इज़ एक्चुअली इक्विवेलेंट टू R0. तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बोथ दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज in the equation. So we will have minus R0 equivalent to K multiplied by 0 plus C. ठीक है. Now we have anything raised to the power 0 being 0, so C becomes equivalent to R0. ठीक है. अब C की ये जो वैल्यू आ गई है बस अब हमें इसे सब्स्टिट्यूट कर देना है in your equation. So we will substitute again the value of integrating constant. Substituting the value of C. So we had minus R equivalent to K into T plus C था हमारे पास. C की वैल्यू अब हमें सब्स्टिट्यूट करनी है और वो है हमारे पास माइनस R0. ठीक है. अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और हमें मिल जाएगा R0 माइनस R इज इक्विवेलेंट टू K मल्टीप्लाइड बाय C. ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल है, बहुत इजी है. और यही जो है इक्वेशन, दिस इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. इंटीग्रेटेड इक्वेशन for zero order reaction. यानी ये आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी. ठीक है. अब इसमें क्या क्या वेरिएबल्स है हमारे पास. R0 हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है. और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है ये भी हमारा सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का है. R जो है दैट इज़ दी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. नाउ व्हेन आई से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब होता है कि टाइम t तक रिएक्शन जो हुआ है उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. t जो है दैट इज़ योर टाइम, सेकेंड्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है. एंड लास्टली बट नॉट लास्ट द लीस्ट, k इज़ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. ठीक है.
अब रेट कांस्टेंट का भी अगर आपको याद है, हमने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये हमारे पास यूनिट हो जाती थी। ज़ीरो ऑर्डर के केस में हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही है, तो वी विल हैव मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो कि हमारा यूनिट बन जाएगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अगर आपको कहीं पे भी मेंशन होगा इस तरीके से यूनिट, तो आप इजीली यूनिट को अंडरस्टैंड कर कर उसको आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। हम डिस्कस कर रहे वाले हैं आज एक इम्पॉर्टेंट और फैक्टर हमारा, दैट इज़ दी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो ये जो लाइफ है या ये जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली इसका जो वर्ड है वही पूरा का पूरा एक्सप्लेनेटरी है। हाफ लाइफ का मतलब है आधी ज़िंदगी। Now when I say आधी ज़िंदगी, so I am respectively telling about the reactant. Means it is actually the time in which the reactant is reducing to its half amount. Is reducing to half its initial amount. उसको हम बोलते हैं एज हाफ लाइफ। ठीक है, यानी कि अगर आपने इनिशियली आर लिया है, आर नॉट लिया है, ठीक है, तो जब आपने रिएक्शन टाइम टी तक किया है, अब आपका जो रिएक्टेंट है वो बच गया है आर नॉट बाय 2 अमाउंट। ये मतलब है आपका हाफ लाइफ का। ठीक है, तो ये जो टाइम है फिर हम उसको डिफाइन कर देते हैं एज टी हाफ, अगर ऐसा होता है, यानी टी और इसके सबस्क्रिप्ट में हम रख देते हैं एक हाफ। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये हमारे आर नॉट की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारे आर की वैल्यू है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2 इज इक्विवेलेंट टू के मल्टीप्लाइड बाय टी हाफ। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आर नॉट बाय 2 इक्वल्स टू के हाफ। रीअरेंज करने पर ये क्या मिलेगा, मैं इधर लिख देती हूँ, आर नॉट बाय 2 के इज इक्विवेलेंट टू टी हाफ। यानी ये हमारी इक्वेशन बन गई है फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ की ये इक्वेशन है। तो अब आपको क्लियरली अगर कहीं पे भी लिखा हुआ होता है कि हाफ लाइफ इतनी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, रेट कांस्टेंट निकालिए, रेट कांस्टेंट गिवन है, इनिशियल गिवन है, हाफ लाइफ निकालिए, तो आप किसी भी तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लाइफ है, यानी हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम की। ठीक है, और टाइम जो होता है वो स्टूडेंट किसी भी यूनिट में हो सकता है। तो अगर हम यूनिट बात करते हैं टी हाफ की, तो वो यूनिट कोई भी हो सकती है। यूनिट जो है वो आपके पास सेकंड्स भी हो सकती है, यूनिट जो है आपके पास मिनट्स भी हो सकती है, यूनिट आपके पास आवर्स भी हो सकती है, डेज भी हो सकती है, ईयर्स भी हो सकती है, मंथ्स भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर एग्जामिनर, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, वो किस तरीके से आपको फ्रेम करके देता है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट है वही आपके टाइम की भी यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि रेट कांस्टेंट के अंदर भी हमारे पास एक यूनिट आती है टाइम की, तो वो यूनिट जो है वो आपके टाइम की यूनिट के साथ मैच करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। टॉपिक बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। आपको बस और सिर्फ ये जो बॉक्स हमने लिखा है वो हाफ लाइफ के लिए, और ये जो हमने पीछे बॉक्स लिखा है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जनरली आपको MCQs आ सकते हैं आपके पास, या फिर अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड जो थर्ड चीज़ है वो है आपकी यूनिट,
क्योंकि काफ़ी बार एग्जामिनर जो है वो आपको क्लियरली मेंशन करके नहीं देगा कि वो एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो सिर्फ इतना दे सकता है कि एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट इतना है. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द यूनिट ऑल्सो समटाइम्स. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.